हेलो दोस्तों, वेलकम। और मैं डॉक्टर अनुज कुमार आपका इस सेशन में फिर वेलकम करता हूं। चूंकि जतिन सर अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से मुझे कुछ हिस्ट्री के आपके कुछ सेक्शन लेने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हिस्ट्री बहुत पसंद आएगी। जतिन सर के जैसा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा एक अपना स्टाइल है, तो वो आपको पसंद आएगा। ऑब्वियस सी बात है, और उसमें आपको मज़ा भी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपने पता लगा मुझे कि मौर्योत्तर आपका कंप्लीट हो गया था और हमें गुप्त पढ़ना है। ठीक है, तो चूंकि आप सभी लोग विज़न के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विज़न में हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं वो इस चीज़ को लेके चलते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। तो बेटा देखो, चूंकि मेंस की क्लास है और हमें गुप्त पढ़ना है, ठीक है। हमें बेटा गुप्ता पीरियड पर फोकस करना है। अब जब बेटा हम गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम बात क्या कर रहे हैं? हम कौन सा काल देखेंगे? हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। और वहाँ पर सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। तो हमें हमें बेटा चंद्रगुप्ता फर्स्ट से शुरू करना है और हमें लेके जाना है गुप्तोत्तर काल तक। 750 एडी तक लेके चलना है, ठीक है। तो गुप्त से शुरू करेंगे और हम गुप्तोत्तर तक लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, गुप्तोत्तर मीन्स ये पोस्ट गुप्ता वाला पीरियड है। यहाँ पर पोस्ट गुप्ता खत्म हो जाता है। इट इज द इन पीरियड ऑफ पोस्ट गुप्ता। ठीक है, तो हम बेटा यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न एंड पेनिसुलर इंडिया में क्या थी, ठीक है। तो बेटा हमें क्या देखना है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न एंड पेनिसुलर इंडिया में हमें देखना है उसमें क्या था। मेरे कहने का मतलब है उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत का राजनीतिक इतिहास यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग सामंतवादी व्यवस्था को भी देखेंगे, ठीक है। सामंता सिस्टम हम लोग यहाँ पर बेटा देखेंगे कि व्हाट इज सामंता सिस्टम। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या चेंजेस आते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा चेंजेस इन इन पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अलावा बेटा हमें कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे हमें इसमें इकोनॉमी भी देखेंगे, है ना। इकोनॉमी में हमें क्या देखना है बेटा? सोशल स्ट्रक्चर क्या क्या था और उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी कैसे चली। तो इकोनॉमी को हम लोग सेपरेट देखेंगे और सोशल या सोसाइटी को जब हम लोग देखेंगे ना, तो उस समय सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, सामाजिक संरचना कैसी थी। और हमको बेटा कल्चर भी देखना है उस समय का, और बेटा उस समय का हमें हमें रिलीजन भी देखना होगा। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको जतिन सर ने भी बताया होगा, मैं भी बता रहा हूँ कि हम लोग हमेशा रूलर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें रूलर पे मेंस के लिए ज़्यादा फोकस नहीं करता है, लेकिन कुछ रूलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सब पे फोकस तो नहीं करना, लेकिन इंपॉर्टेंस को देखना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा? हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं, हम चूंकि यहाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। फिर हमें देखना है समुद्रगुप्ता। ओके बेटा, समुद्रगुप्त के बाद हमें क्या देखना है? चंद्रगुप्ता बेटा सेकंड को देखना है हमको। ओके, उसके बाद फायान के डिस्क्रिप्शंस वगैरह, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले हम लोग पॉइंट ऑफ करेंगे, ठीक है। फिर फाहियान आता है, तो फाहियान का क्या डिस्क्रिप्शन रहा, ठीक है। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर गुप्तकालीन का आर्ट एंड कल्चर को भी देखेंगे। तो हम लोग बेटा थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो इंडिया में गुप्त और पोस्ट गुप्त पीरियड की हम लोग बात करते हैं। जब भी देखेंगे हम लोग मेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब भी हम लोग मेंस परीक्षा को ध्यान में देंगे, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है हमें कि गुप्तों का उदय कैसे हुआ, है ना। इनका स्थान कहाँ था, इनके वर्ण क्या थी। ऐसे विषय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो शुरुआत करेंगे मुख्य गुप्त शासकों के संदर्भ में करेंगे, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा में संभावित है, या तो वो सीधे पूछ लेते हैं या किसी चीज़ के साथ जोड़ कर पूछ लेते हैं।
अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम अन्य विषयों को भी जोड़ते चलेंगे, ठीक है। वैसे ये जो लेक्चर है आपको प्री में भी हेल्प करेगा। अब चूंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त जो था गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं चंद्रगुप्ता को बेटा। अब चंद्रगुप्ता पे फोकस करेंगे तो हमें क्या देखना है, 319 पर ये आता है और 350 तक जाता है, ठीक है। अब अगर उसका जो मुख्य देखेंगे काम कि जब 319 में वो क्या करता है, रूल करना शुरू करता है, तो वो एक देता है आपको गुप्त संवत देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेट शुरू होती है, इसको बोलते हैं गुप्त संवत, ठीक है। अब जब ये गुप्त संवत शुरू देता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें अलावा, ठीक है। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उसके अलावा दूसरा एक काम क्या करता है, एक एक टाइटल लेता है, जिसे बोलते हैं महाराजा धीराज, महाराजा धीराज का बेटा वो वहाँ पर टाइटल लेता है। इसके अलावा इसके जीवन में कुछ बातें और हैं जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि लिच्छवी जो राजकुमारी होती है कि कुमार देवी है ना, तो वो कुमार देवी से मैरिज करता है। क्या आपको लग रहा है पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा देखना है। अब ये सब चीज़ें जब वो करता है तो उसने कई प्रकार के सिक्के चलाए, उन सिक्कों से पता लगता है, ऐसे उसने कुछ राजा रानी प्रकार के किंग क्वीन टाइप्स से सिक्के चलाए थे, है ना। कुछ में वो विवाह करता हुआ दिखाई देता, वहाँ पर मैरिज वाली होते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एच.सी. राय चौधरी को देखें तो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि अपने पहले के रूलर से या उन्हीं की तरह वो बर्ताव करता है। जैसे कि आप बिंबिसार को जानते हैं, तो बिंबिसार क्या करते हैं, कुछ मैरिज वगैरह करते हैं और अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो ये मैरिजेस क्यों कर रहे हैं, ऐसी कुमार देवी के साथ भी करते हैं प्लस अदर्स के साथ भी करते हैं। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब चंद्रगुप्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं था प्री के लिए, उसमें दो तीन चीजें बता के हमें आगे निकलना मेंस के लिए। फिर बेटा हमें देखना है समुद्रगुप्ता को, ठीक है। अगर आप समुद्रगुप्ता को देखने की कोशिश करें तो कुछ चीजें आपको ध्यान देना है। इसका एक लेख है एरण लेख, ठीक है। एरण लेख में एरण, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसे, इसका जो एरण लेख है वहां पर समुद्रगुप्त का वर्णन है। अगर आप समुद्रगुप्त की बात करें तो वहां पर आप देखते हैं कि भारतीय इतिहास में राजनीतिक और सांस्कृतिक जो रूप है वहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समुद्रगुप्ता इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। पॉलिटिकल से कैसे, उसने अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन भी किया, वो इतना पावरफुल था कि उसने गुप्ता पीरियड को एक रीजनल पावर से, इसने क्या किया, इसने गुप्ता को एक रीजनल पावर से उठाकर क्या बना दिया, एक किंगडम में चेंज कर दिया। जो गुप्त साम्राज्य बनता है, जो किंगडम बनता है, उसको चेंज करा किसने, इसने, ठीक है। एक बहुत बहुत स्ट्रांग वॉरियर था, बहुत अच्छा ही एक सेनापति भी था, बहुत अच्छा एक कह सकते हो एक मैनेजमेंट करने वाला था, है ना। बहुत अच्छा पोइटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका रोल रहा है, और कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होता है ये, ठीक है। अब समुद्रगुप्त को अगर आप जानने की कोशिश करें, अगर हम एरण लेक देखें, अगर आपने समुद्रगुप्त का एरण लेक देखा हो, जो एरण लेक की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ बातें होती हैं। वहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ है वीरयाणी, वीरयाणी मतलब वह महान है, वीर है। फिर लिखा हुआ है यस्य, यस रिपवस्य,
ऋप वश्य रणो तृजानी, रणो जरतानी। ठीक है, वो इतना वीर है, उसका इतना यश है कि जब वो रणभूमि में उतर जाता है तो वो जीतता ही है। तो एरन अभिलेख समुद्रगुप्त का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कई बार ऐसा क्वेश्चन भी प्री में देखने को मिलते हैं कि एरन अभिलेख मिला कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सागर, एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है सागर। ठीक है, सागर डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। ठीक है, कई बार पूछते हैं एरन को किसने डिस्कवर किया था ये सागर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको याद रखना है कनिंघम को। ठीक है, कनिंघम भाई साहब थे जिनको डिस्कवर करके आए थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, समुद्रगुप्त की तुलना पृथु और राघव से की गई है। इसमें उनकी पत्नी एक दत्त देवी हैं, उनको इसमें व्रतनी कहा गया है। जो उनकी वाइफ हैं, वाइफ, इनकी वाइफ को व्रतनी वर्ड मिलता है, व्रतनी। ठीक है, विरतिनी, वृतनी, विरातिनी जो वर्ड है ये पूछें किसके लिए कहा गया, तो इनकी पत्नी है दत्ता देवी, दत्ता देवी, ये इनके लिए आया। ठीक है, अब एक और प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, अगर आप उसमें ध्यान दें तो वो दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रयाग। जो प्रयाग से एक अभिलेख मिला है इनका, ये हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन के द्वारा इसको रिटर्न किया गया। एक इसमें प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किस शैली में लिखी गई, तो ये चंपू शैली है ना, चंपू स्टाइल है। ये राइटिंग का क्या है, चंपू स्टाइल। और ये एक पत्थर पे लिखा गया, जो प्रयाग है ना, एक पत्थर पे है, ये स्टोन पे रिटर्न है, ये स्टोन के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समुद्र के बारे में 8 श्लोक मिलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितने मिलते हैं। एक और समुद्र के बारे में एक और अभिलेख मिलता है, आप देखेंगे गया, गया पे एक ताम्रपत्र मिला है ना। तो गया जो स्क्रिप्ट है इसको भी 1883 में कनिंघम ने खोजा था। फिर याद कर रहा हूँ कि सन इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर गया की इसलिए बात है, एक एक विलेज है वहाँ पर, रेवतिक, रेवतिक। ठीक है, ये रेवतिक विलेज को वहाँ पर दान देने का उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने क्या कर दिया था भैया, इसको दान दे दिया था। एक और है नालंदा, नालंदा। नालंदा में भी एक मिला हुआ है। और यहाँ पर एक ये एक प्रकार का दान पत्र ही है, दान पात्र है। इसमें क्या क्या था, इसने 2 गांव, एक है भद्र पुष्कर, BHADRAPUSKR, ठीक है बेटा, एक है भद्र पुष्कर और दूसरा है पूर्ण नागा, पूर्ण नागा। ये 2 विलेज है ना, ये नालंदा विलेज में, यहाँ पता लगता है कि समुद्रगुप्त ने दान दे दिए थे। अब अगर नोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, नेमेस्टोलॉजी जिसको बोलते हैं, जो आप कॉइन्स वगैरह होते हैं ना, तो इसके कॉइन्स कैसे थे, इसको नेमेटोलॉजी बोलते हैं। जो कॉइन की स्टडी होती है ना बेटा, वो नेमेटोलॉजी कहलाती है। अब इसने कई प्रकार के सिक्के मिलते हैं, कुछ पर इस पे गरुड़ बना हुआ है, कुछ सिक्कों पर, कुछ पे वीणा वादन करता हुआ दिखाई देता है, कुछ सिक्कों पर अश्वमेध प्रकार का एक यज्ञ करते हुए दिखाते हैं, उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, कुछ पे ये है ना बो लेके खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर ये एक पैंथर को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कई प्रकार की यहाँ पर ये मिल रहे हैं। तो अगर देखें समुद्रगुप्त को जब गद्दी पर बैठाया गया या वो जब राजा बने, तो वो एक उनका उनको मनोनीत किया गया था। ठीक है, उनको उनके पिताजी ने उनको नियुक्त किया था, उनके पिताश्री ने नियुक्त किया था।
ठीक है। और एक जगह पर कहते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति का एक चौथा श्लोक है, वो प्रयाग वाले प्रशस्ति का इसका एक फोर्थ श्लोक ये कहता है कि उसको योग्य राजकुमारों के बीच से लिया गया था। ठीक है। तो ये भी एक चीज है। तो अब इस श्लोक से जुड़ी एक बात यह भी सामने आती है, अगर देखें तो समुद्रगुप्त के कई, देखा जाए तो उस समय कंपैरेटिव थे उसी के उसमें। ठीक है। अब यहाँ पर समुद्रगुप्त का एक बड़ा भाई है कांच, जिसे कांच कहते हैं, ये उसका बिग ब्रदर था। तो बीच में अगर गौर करें तो एक कांच नामधारी कुछ सिक्के मिलते हैं, जिसकी वजह से पता लगता है, इसके कुछ कॉइन्स मिले हैं कि थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि वो भी बैठा होगा। ठीक है। फिर बाद में समुद्रगुप्त ने और उसको हटा हरा के फिर वो उसको हटाया होगा और फिर वो आया होगा। ठीक है। तो कांच नाम के कुछ कॉइन्स मिलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब कई जगह पर कहते हैं कांच नहीं है, समुद्रगुप्त के संदर्भ में ही होगा, कांच हो सकता है ना हो। ठीक है। एक राइटर है एलन, एलन तो ये भी कहते हैं कि ये जो कांच है वो समुद्रगुप्त ही है। जो कांच है ना, एलन के अकॉर्डिंगली वो क्या है, समुद्रगुप्ता है। कांच इक्वल टू समुद्रगुप्ता। अब इन सब चीज़ों को अगर छोड़ें, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब समुद्रगुप्त को कैसे जीतेंगे, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में अभियान किया। अगर आप इनके मैप को देखें, गुप्तों के मैप को, दिस इज द आर्यावर्त, जो हिमालय इस पे से लेके, हिमालय की सीमा से लेके विंध्याचल की सीमा तक वाला रीजन, ये क्या कह रहा है इन्होंने इसको आर्यावर्त का। ठीक है। दक्षिणापथ अभियान, कुछ इनके अभियान दक्षिण भारत में भी किए गए, कुछ ऐसे। ठीक है। दक्षिणापथ में भी नए अभियान किए। ठीक है। इसके अलावा कुछ उन्होंने आर्थिक राज्यों को भी था, कुछ विदेशी शक्तियों को भी इन्होंने हराया, तो यहाँ से आती हैं। ठीक है। उन विदेशी शक्तियों को हरा के भी उन्होंने साम्राज्य को बड़ा करने की कोशिश की, इस तरह से। समुद्र प्रयाग प्रशस्ति में तो समुद्रगुप्त को पराक्रमांक कहा गया है। अगर पूछें कि पराक्रमांका कहाँ कहा गया है, तो आपको फौरन बोलना है प्रयाग। ठीक है। तो वहां पर आंसर हो जाएगा आपका प्रयाग। अब जब भी हम आर्यावर्त की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी जो पावर है या अपनी डायनेस्टी के विस्तार के लिए सबसे पहले काम किया। और आर्यावर्त का अभियान एक छोटा अभियान माना जाता है वैसे। यहाँ पर मानते हैं कि उसने संभवतः 3 लोगों को हराया। अब वो 3 लोग कौन से थे? एक तो कहते हैं कि जो आर्य वाला था उसमें एक अच्युत एक शासक थे। एक अच्युता, अच्युता का जो शासक था वो नाग वंश था। अच्युत अच्युत एक नाग वंश का शासक था। नाग वंश, अच्युत का शासक नहीं था, सॉरी, अच्युत एक नाम था, नाग वंश का एक शासक था। ठीक है। ये कहाँ शासन करता था अच्युत? आहित छत्र में। आहित छत्र, आहिस छत्र में ये शासन करता था। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात करें, इसने इसको पराजित किया था, इसको हराया था। एक नागसेन था जो पद्मावती पर शासन कर रहा था। एक और शासक था नागसेन। ठीक है। नागसेन पद्मावती पर, नागसेन बेटा पद्मावती पर शासन करता है। तो आप देखेंगे कि जब वो पद्मावती पर शासन कर रहा है, नागसेन उसको भी हराता है। इसी प्रकार एक और था जिसका नाम प्रयाग प्रशस्ति से थोड़ा सा हट गया, वहां पर मिटा हुआ लगता है, वहां पर कोत वंश का नाम आता है। कोत वंश, KOT, कोत वंश। अब कोत वंश का नाम तो आता है, लेकिन वो चूंकि मिटी हुई लाइन है तो वहां पर पता नहीं लगता है कि किसको हराया। ठीक है। तो ये जो है ना, ये 14th लाइन है जिसमें कोट वंश का उल्लेख होता है। 14 लाइन में कहते हैं कि समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र में था, तभी उसकी सेनाओं ने इस नरेश को बंदी बना लिया था। तो ये कोट वंश के नरेश का नाम नहीं मिलता है क्योंकि वो अ, अब दिखाई नहीं देता। तो प्रयाग प्रशस्ति की 14th लाइन है जो। अब समुद्रगुप्त के इसी अभियान को जिसमें उसने
राजाओं को और समस्त आर्यावर्त को अपनी संप्रभुता में ले लिया, वो आर्यावर्त का पहला अभियान कहलाता है। अब अगर हम कालक्रम के हिसाब से देखें या प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार देखें तो समुद्रगुप्त ने इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ भी प्रस्थान किया है। अब ये यहाँ से इधर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और दक्षिण भारत के अभियान विंध्याचल पर्वत और उसके दक्षिण का अभियान था। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत क्या है, इसकी सीमा रेखा है, विंध्याचल पर्वत के नीचे की तरफ वो कर रहा है। ठीक है। कई राइटर को कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया, तो वो अलग अलग उस पर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर मेंस में हमें इन सब चीज़ों पर उतना फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब बोलते हैं कई जगह पर कि महेंद्र नाम का एक राजा था जिसे जो कौशल क्षेत्र में राज करता था। ठीक है, जैसे वो आधुनिक बिलासपुर, रायपुर और संभल क्षेत्रों के निकट था, तो उसको भी हराया था। इसके बाद उड़ीसा पे वो भी जाके गया, वहाँ पर भी हरा के आता है। फिर एक मजूमदार साहब कहते हैं कि उड़ीसा के जयपुर एक नामक प्रदेश था, उसको हराया उन्होंने। फिर मंतराज को हराते हैं जो कौशल का अधिपति था। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे, विशाखापट्टनम तक भी पहुंचते हैं, वो कांची तक भी जाते हैं। कांची में एक पल्लव शासक था विष्णुगुप्त, लेकिन इतना मतलब ये विष्णुगुप्त के बारे में इतना तथ्यों के साथ नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिला के आपको जो मेंस में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन शासकों के नहीं देने। ठीक है, तो इस तरह से बताना है कि समुद्रगुप्त ने बहुत ही सफलतापूर्वक दक्षिण भारत तक में अपनी विजय फतह का फहरा दी। कुछ कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं वो कांची तक भी गया था। ठीक है, वो बेंगी भी जाते हैं, कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच तक पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त कहाँ तक पहुंचा। और समुद्रगुप्त को देखें अगर तो इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि राजधानी पाटलिपुत्र से कांची तक और इसने बिस्तर साम्राज्य को एक केंद्रीय नियंत्रण से संभालना। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम से इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो अब उसे समुद्रगुप्त ये बहुत अच्छी तरह से जानता था। क्यों क्यों क्योंकि वो रहता कहाँ पर है, नॉर्थ में। और अब उसे मैनेज क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि रह रहा है भाई वो नॉर्थ में। अब आप इधर देखें, समुद्रगुप्त जो रह रहा है वो बेटा रह रहा है नॉर्थ में, और मैनेज करना है उसे यहाँ कांची तक का क्षेत्र। तो वो कैसे मैनेज करेगा, तो उसे ये तो पता था कि आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक सेंट्रलाइज बेटा सिस्टम से इस व्यवस्था को नहीं संभाला जा सकता। तब क्या करेगा, क्यों, क्योंकि सेटेलाइट सिस्टम क्यों, क्योंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा थी, डिस्टेंस। पूछेंगे क्यों नहीं रखेंगे तो आपको तुरंत वहाँ पर अगला क्वेश्चन बताना वहाँ पर कि जो डिस्टेंस थी ना वो मोर थी, वो डिस्टेंस ज़्यादा थी, और डिस्टेंस ज़्यादा थी, ट्रांसपोर्टेशन के मोड भी अच्छे नहीं थे। मतलब यातायात के साधन भी, ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट गुड। बाज लिखिएगा, बाज नॉट गुड। अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन का मोड भी बहुत अच्छा नहीं था, तो जाहिर सी बात है तो क्या करें। तो इसने क्या किया कि जिन जिन राजाओं को जीता, जैसे उसने यहाँ किसी को जीता, यहाँ किसी को जीता, यहाँ किसी को जीता, यहाँ किसी को जीता, तो जीतने के बाद जब उसने इनको जीता तो जीतने के बाद ये साम्राज्य उनको वापस लौटा दिए, और उन राजाओं से क्या ले लिया, सहानुभूति ले ली, मतलब दोस्ती कर ली। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसकी जो पॉलिसी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। समुद्रगुप्त की पॉलिसी, पहले तो आपको विन करना है, जीतिए, विन एंड रिटर्न पॉलिसी। इसने इस पॉलिसी को अपनाया। जब किसी को आप रिटर्न करेंगे तो क्या बना लेंगे, आप फ्रेंड बना लेंगे कि भैया तुम मेरे अधीन रहो, बस तुम मेरे फ्रेंड हो। ठीक है, अगर आप प्रयाग प्रशस्ति को ध्यान से देखें, जो इलाहाबाद के किले में रखी हुई है, कभी आपको संगम जाने का मौका मिले तो वहां जरूर जाएं। ठीक है, उसको अगर बहुत ध्यान से देखें तो वहां की जो 20वीं लाइन है, 20th लाइन, वो इस बात को बताती है, विन एंड रिटर्न पॉलिसी की बात करती है। ठीक है, तो ये उसकी दक्षिण भारत की नीति थी कि जब भी दक्षिण में उसने इतना जीता तो उसने क्या किया,
उनको जीता और रिटर्न कर दिया, विन एंड रिटर्न पॉलिसी को फॉलो किया। आगे चल के भी कई सारे शासक इस प्रकार का काम करते हैं, आप देखेंगे हर्ष भी इसी तरह करेगा। जब सिंध विजय करता है तो हर्ष सिंध को डायरेक्टली नियंत्रण में नहीं लेता, उल्टा क्या करता है, सिंध को सिंध के राजा को ही लौटा देता है। ठीक है, अब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत का अभियान क्यों किया, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, साम्राज्य विस्तार एक पहला रीजन था। अगर पूछें कि वाई समुद्रगुप्ता वेंट साउथ, तो पहले तो आपको जो रीजन देना है बेटा वो है एक्सपेंशन। ठीक है, हर राजा चाहता है कि उसका साम्राज्य क्या हो, बड़ा हो। अगर इतना है तो वो क्या चाहेगा, उसका उसका कि उसका एक्सपेंशन हो जाए। दूसरी चीज, राजा अपना साम्राज्य इसलिए भी बढ़ाता है क्योंकि वो अपना क्या बढ़ाना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को बड़ा करना चाहता है। क्या करना चाहता है, इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ी होगी तो क्या होगी, वो अन्य चीजें भी। तो उसने क्या किया, जो विन एंड रिटर्न पॉलिसी अपनाई थी, तो उसने विन एंड रिटर्न पॉलिसी का क्या फायदा हुआ, जब उसने विन एंड रिटर्न पॉलिसी अपनाई तो दक्षिण भारत के वो राजा जो जो अब उसके एक तरीके से देखा जाए सामंत बन गए या उसके अधीन आ गए, साम्राज्य तो लौटा दिया, तो उन्होंने क्या किया, विन एंड रिटर्न पॉलिसी से जब कोई चीज रिटर्न करोगे तो बदले में क्या मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, गिफ्ट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। तो राजाओं ने उसको नजराना दिया, इसको नजराना बोलते हैं, नजराना। ठीक है, कि बदले में उन्होंने खुश होकर उनको बहुत सारा। फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो सकता है कि एक्सपेंशन किया, इकोनॉमी हुई, विन एंड रिटर्न पॉलिसी बनी, तो एक और रीजन क्या होगा, तो अगर वहां पर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक और रीजन ये हो सकता है कि इन सब चीजों से उसको कुछ फायदा हुआ होगा। ठीक है, तो उसके ट्रेड का भी एक्सपेंशन हुआ। जब ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ तो उसके टैक्स भी बड़े होंगे, और जब टैक्स इंक्रीज हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रिच किंगडम हो जाता है, वो साम्राज्य या किंगडम क्या हो जाता है, वो रिच हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको इस तरह से बता दें, साम्राज्य की उसको एक्सपेंशन करना था, उसको इकोनॉमी बिल्ड करनी थी एक्सपेंशन के लिए, और वो चाहता था दूसरा उसकी इकोनॉमी बिल्ड हो, तो इसलिए उसके लिए विन एंड रिटर्न पॉलिसी अपनाई। वो नहीं चाहता था कि इनको विन एंड रिटर्न पॉलिसी में लिखना है, he does not want that he could can या he can control या he can take direct control of that area। क्यों, दूसरी चीज, अगर वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको वहां पर कुछ मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, सेना रखनी होगी, तो राजाओं से दोस्ती कर लेते ना, सेना नहीं रखनी होगी। ठीक है, बदले में उसे गिफ्ट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी भी मिली, नजराना भी मिली, ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, टैक्सेस बढ़े, तो इस प्रकार से एक बड़ा रिच साम्राज्य तैयार हो जाता है। ठीक है, अब अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार समुद्रगुप्त ने पहले नॉर्थ इंडिया को जीता, फिर साउथ इंडिया को जीता। ठीक है, अब जो दूरी वाला जो एरिया था, तो कुछ शासकों ने फिर बगावत की होगी। फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ ना किसी तरीके से उसने उनको फिर दंड दिया था। ठीक है, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि एक उसकी मुद्रा मिली है, एक उसका एक कॉइन मिला है, जिसके आधार पर उसे बुलंदशहर के आसपास का शासक बताया जाता था, कि वो वहां तक भी पहुंचा। एक कॉइन में बताते हैं कि बुलंदशहर से कॉइन मिला है, जिसे बताते हैं उसने बुलंदशहर के आसपास के एरिया को भी अपने शासन में ले आया, इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, वो विदिशा तक भी पहुंचा, और एक नागसेन था जो पद्मावती का नाग शासक था, तो वहां भी पहुंचा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि समुद्रगुप्त ने एक प्रकार से अपनी पॉलिसी को जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में था तो जाहिर सी बात है कुछ लोग जो नॉर्थ इंडिया में थे
वो उसको दक्षिण भारत में उपस्थिति का लाभ उठाकर हो सकता है स्वतंत्र हो गए, कुछ एरिया उससे छूट गए हों। तो फिर जब दक्षिण भारत से वो वापस लौटता है तो वो सेकंड आर्यावर्त एक मिशन शुरू करता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है, अब वो साउथ इंडिया के टाइम पे तो क्या करता है कि क्या कर रहा है, विन एंड रिटर्न पॉलिसी अपना रहा, लेकिन नॉर्थ इंडिया के फेवर में वो ऐसा नहीं कर रहा। जबकि आप देखेंगे उत्तर भारत में, जबकि नॉर्थ इंडिया के टाइम पे वो क्या कर रहा है, वो सीधे विन कर रहा है, जीत रहा है। और जीतने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर इसकी पॉलिसी अलग है, विन एंड मिक्स, जीतो और मिला लो। ठीक है। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि अब वो कुछ चीज़ों को, अपने क्षेत्रों को डायरेक्ट कंट्रोल में भी रखना चाहता है। अगर आप जूनागढ़, रुद्ररामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको देखें तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि रुद्रदामन भी कुछ इस प्रकार से काम करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर भी आप जी प्रयाग प्रशस्ति की जो लाइन नंबर 23 है, 23 लाइन में बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया में वो दोबारा आक्रमण करता है जब दक्षिण भारत से लौटता है। अब इन सभी चीज़ों से क्या हुआ, उसने मिक्स कर लिया, एरिया बढ़ा लिया, तो उसका क्या हो गया, साम्राज्य बड़ा हो गया। तो डायरेक्ट कंट्रोल, क्योंकि वो चाहता है कि जो एरिया उसके पास है उन पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल रहे, और जो एरिया दूर है उस पर वो चाहता है इनडायरेक्ट कंट्रोल रहे, वो हमारे फ्रेंड बन के रहे, मित्र बन के रहे। बदले में उसे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। ठीक है। अब ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त का कितना विशाल साम्राज्य हो गया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक। अब अगर आप समुद्रगुप्त के अभियान को मैं एक मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हम लोग कुछ मैप ऐसे बनाते हैं, है ना। हम्म, ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम समुद्रगुप्त के उसको एक दूसरे उससे लेते हैं, पेन से चेक करते हैं, रेड कलर से दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये है समुद्रगुप्त का कुछ शासक। ये पूरा शामिल है। ठीक है, इधर ये गंगा यमुना वाला दोआब से लेके ये इधर ही है ना, इधर बंगाल वाला जो रीजन था ये भी। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लेसेस है, अभी हम लोग बात करेंगे, और फिर वो कैसे घूमता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए, यहाँ पर है मालवा, दिस इज मालवा। ठीक है, यहाँ पर है बेटा शक। ठीक है, यहाँ पर है बेटा मथुरा, नहीं यहाँ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर है बेटा मथुरा। बहुत ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, जो हम लोग यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर है मथुरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है पद्मावती। ठीक है बेटा, यहाँ पर मिला है जो एमपी में है, ये कुछ ऐसा ले लो, एरण। ठीक है, तो यहाँ पर है बेटा उज्जैन। अब अगर आप डायरेक्टली कंट्रोल देखेंगे ना, मालवा से ऐसे आइए, ऐसे उज्जैन होते हुए बिहार में ये है नालंदा। ठीक है, तो यहाँ, और पाटलिपुत्र तो है ही, यहाँ पर है पाटलिपुत्र। अब देखिए, हम लोग इसके कंट्रोल को देखते हैं। मैं फिर पेन चेंज कर दूं बच्चों। अब आप देखिए, ये हमने बताया, ये एरिया, ये पूरा ऊपर वाला, लेकिन दक्षिण भारत का अभियान करता है तो ये पाटलिपुत्र से मूव करता है, ऐसे आता है।
दक्षिण भारत के अभियान के लिए। ठीक है बेटा। और यहाँ पर है कांची। कांची के शंकराचार्य का नाम सुना होगा। और ये ऐसे आता है और फिर ऐसे निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर पल्लवों का शासन भी होता है। कांची के पल्लव थे, इनको हराया था। और यूं आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होके ये निकल जाता है और ये वापस पहुंचता है और फिर सेकंड टाइम पे वैसे आता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत फेमस नगर पड़ता है जिसको बोलते हैं प्रतिष्ठान। महाराष्ट्र में है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान द वाकाटकों की फेमस राजधानी थी। वाकाटक, जो वाकाटक शासक थे ना, उनकी राजधानी मानी जाती है। यहाँ नीचे था मदुरै। मदुरै तक नहीं जाता वो कांची से ही वापस हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये जो मैंने लाइन बनाई हुई ना, ये डॉट 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 डॉट, ये प्रत्यक्ष कंट्रोल वाले रीजन है। ये इसके सब ये प्रत्यक्ष कंट्रोल में थे, जो डॉट 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 है ना, ये सब उसके ये सब बेटा उसके प्रत्यक्ष कंट्रोल में थे। ठीक है। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया, ये उसका साउथ इंडिया का मिशन था। यहाँ से वापस जाने के बाद फिर एक आर्यावर्त में फिर मिशन करता है। ठीक है, जब ये सब उसने जीत लिया था तो यहाँ पर उसने एक व्याघ्र निहंता प्रकार के कॉइन चलाए थे, कुछ चलाया था उसने, है ना। व्याघ्र निहंता टाइप्स कॉइन चलाए थे उसने। ठीक है। अब अगर देखें तो आप कि उसने आर्टविक को भी हराया है, सीमांत क्षेत्र में भी पहुंचते हैं, यौदेव तक पहुंचते हैं, वो तो पंजाब में करतारपुर से पहले वापस आ जाते हैं। तो उसको आप कई भागों में बांट सकते हैं। अगर आप देखें कि कुछ गणराज्यों को भी वो हराते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ गणराज्य मिल रहे हैं आपको, मालव है, अर्जुनायन है, यौधेय हैं। ठीक है, उनको भी वो हराते हैं। ठीक है, आप देखें बंगाल के तट से लेके, है ना, उसने इस पर कब्जा किया। अब देखा जाए तो ये बंगाल मतलब ढाका तक, आधुनिक बांग्लादेश तक पे उसका कब्जा था। तो ये सब चीजें समुद्रगुप्त के बता। समुद्रगुप्त इतना पराक्रमी था, उतना ही वो इंटेलिजेंट भी था। उसने अपनी जो जो पॉलिटिकल थ्योरी दी, या देखें उसने अपनी जो एक प्रिंसिपल दी, उसको आप दे सकते हैं। पहले कि वो दक्षिण की नीति करता है, फिर उत्तर की नीति जाता है, दोनों तरफ विभिन्नता दिखती है। दक्षिण में वो क्या करता है कि जीतता है और फिर रिटर्न कर देता है। ठीक है, जबकि नॉर्थ में क्या करता है, जीतता है और मिला लेता है। ठीक है, तो अगर पूछ सकते हैं कि गुप्त काल में ये जो सामंतवाद पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, सामंतवाद, ये इसकी नींव किसने रखी, तो ये काम समुद्रगुप्त को जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में उसके प्रशासन के बारे में कई सारी जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति और मुद्रा साक्ष्यों के आधार पर आप देख लो, समुद्रगुप्त ने कई जगह पर जीते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में कुछ अधिकारियों की भी चर्चा मिलती है, जैसे कुमारामात्य प्रशासनिक प्रमुखों का एक वर्ग होता था, या महादंड नायक की बात करोगे आप तो सेनापति कहलाता है, या वो हरिसेन कहलाता है। संधि विग्रह की बात करेंगे तो वो विदेश सचिव कहलाता है, या परामर्शदाता होता था, या युद्ध में संधि करने का काम करता था, है ना, विदेश सचिव भी हो सकता था। अब प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा हमें तो ये तो पता लग जाता है समुद्रगुप्त की क्या उपलब्धियां थी। ठीक है, वो इस किस प्रकार का, क्या वो कवि था, वीणा बजाते हुए दिखता है अपने सिक्कों में, संगीतक भी था, एक बहुत बड़ा दानी पता लग रहा है, व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र का शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है, मतलब उसे हंटिंग भी पसंद थी। तो ये कह सकते हो समुद्रगुप्त ना केवल गुप्त साम्राज्य के लिए, बल्कि कह सकते हो कि हम लोग कह सकते हो कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक महान शासक था। अब एरन के शिलालेख में कुछ ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ के बाद चंद्रगुप्त सेकंड को देखें, जो कि विक्रमादित्य है। अब हम लोग देखेंगे विक्रमादित्य को।
अब गुप्त साम्राज्य में विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, सीजी लिखेंगे यहाँ पर, चंद्रगुप्त साम्राज्य। अब रघुवंश में एक एक वर्णन आता है विक्रमादित्य के बारे में, रघुवंश। अब बेटा रघुवंश कहता है कि मगध देश का एक राजा है जो बहुत पावरफुल है, और अगर आप उसके शरण में जाओगे तो वो आपकी रक्षा करेगा। तो रघुवंश ऐसा वर्णन है। समुद्रगुप्त, और ये दत्त देवी का पुत्र था, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत पावरफुल मानते हैं इसका, इसकी जो ऐसा मानते हैं इसने 40 साल तक शासन किया। वैसे इसका टाइम टेबल आपको पता होगा कि 375 से 415 के बीच माना जाता है। अब चंद्रगुप्त का किस तरह से उसका राज्याभिषेक हुआ, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, इतना हम लोग नहीं जानेंगे। समुद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। शक को देखा, शक अभी भी स्वतंत्र थे, समुद्रगुप्त के समय तक शक स्वतंत्र थे। साथ ही साथ वाकाटक, जो मैंने, अगर आप पिछला मैप देखें, ये वाकाटक बच गए थे समुद्रगुप्त से। ठीक है, अब बड़ी दिक्कत थी, सभी समस्याओं को चंद्रगुप्त को झेलना था। अब चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को क्या किया, एक एस्टेब्लिशमेंट दिया। तो चंद्रगुप्त क्या कर रहा है, इसके सामने दो समस्याएं हैं। एक तो समस्या है शक, और दूसरा है वाकाटक। ठीक है बेटा, शका और वाकाटका। ठीक है, विजन की दोनों यूनिट के लिए है ये, कि जो हिंदी मीडियम वाले विजन को ये वीडियो जो देख रहे हैं उनके लिए भी है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। अब मेरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से सुनना है, कि कैसे उसने ये दोनों काम किए। तो इसके लिए तो सबसे पहले उसने क्या किया, समुद्रगुप्त नागवंश को नहीं हरा पाया था। एक और इन पे जोड़ लेते हैं हम लोग, नागवंश। समुद्रगुप्त ने नागवंश का नाश नहीं कर पाया था, उसको हरा नहीं पाया था। तो ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ मैरिज के द्वारा अपने संबंध बना लिए। और नागवंश की एक कन्या थी कुबेर नागा, एक इनकी पुत्री थी कुबेर नागा। कुबेर नागा से मैरिज की इन्होंने। ठीक है, और इसी से प्रभावती गुप्त हुई। कुबेर नागा से मैरिज की तो क्या हुई इनकी, प्रभावती गुप्त हुई। ठीक है, अब एक बच्ची भी हो गई, तो नागवंश तो क्या हो गए, अब ये फ्रेंड हो गए, ये फ्रेंड हो गए, ये और ये क्या हो गए, अब ये फ्रेंड हो गए बेटा। जब ये फ्रेंड हो गए तो अब बचे कौन, शक और वाकाटक। अब इनसे कैसे निपटे। उसके बाद उसने क्या किया, वाकाटक के पास पहुंचे। अब उसने क्या किया, जो प्रभावती गुप्त थी इसकी मैरिज कर दी है, जो वाकाटक किंग था, रुद्रसेन सेकंड। समझ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, अब ये भी फ्रेंड हो गए, अब बचे क्या, शक। अब देखो, वाकाटक भी आ गए, नागवंश भी आ गए, अब अब क्या करना पड़ेगा, अब सिर्फ शक बचे हुए इनके लिए। इसको इन्होंने क्या किया, शकों पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, शकों को क्या किया, डिफीट किया, शकों को क्या किया, पराजित कर दिया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब वाकाटक लेखों में भी चंद्रगुप्त का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, और प्रभावती गुप्त को दोनों के बीच को जोड़ने वाला कहा जाता है। ठीक है, वहां पर अगर वाकाटक अभिलेख देखेंगे तो वहां पर उनके लिए वर्ड आया है, उभय कुलालंकार मूला। मतलब नहीं है, लेकिन आपको बस मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वाकाटकों के साथ गुप्तों के बहुत अच्छे संबंध थे, नागवंश के साथ भी गुप्तों ने अच्छे संबंध किए। अब
एक और राजवंश आपको मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कदम। कदम। अब जाहिर सी बात है कि जब शकों को उन्होंने डिफीट किया होगा तो वाकाटक और नागवंश ने विक्रमादित्य को क्या किया होगा, सपोर्ट किया होगा चंद्रगुप्त सेकंड को। अब कदम दक्षिण का एक ब्राह्मण राजवंश था। कदम क्या है, साउथ इंडिया में था, और ये एक ब्राह्मण राजवंश था। इसके साथ भी इन्होंने वैवाहिक संबंध किया, इससे मैरिज किया। ठीक है। एक कदम्बों के लिए एक अभिलेख है, उसका नाम है तालगुंड। तालगुंड। तालगुंड स्क्रिप्ट क्या कहती है? तालगुंड स्क्रिप्ट कहता है कि एक अभिलेख कहता है कि अ, एक कन्या थी, उसका नाम था काकुस्थ वर्मा। उसकी शादी की गई थी गुप्तकाल में किसी राजकुमार से, है ना, इस फैमिली में। ये माना जाता है कि कुमारगुप्त फर्स्ट के साथ की होगी। तालगुंड गुप्त ने कदम्बों की जो कुमारगुप्त कुमारगुप्त वर्सेस जो राजकुमारी थी, उसका नाम था काकुस्थ वर्मा। काकुस्था वर्मा। काकुस्था वर्मा की मैरिज की गई कुमारगुप्त के साथ। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अब चंद्रगुप्त ने किस प्रकार से क्या क्या चीजें की। अब अ, एक और था कुंतल। कुंतल की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। कई जगहों पर उन्होंने अपने उनको कालिदास जी को भी भेजा था एक जगह पर, कुंतल देश में, लेकिन हम इतना नहीं देखते हैं। अब मेहरौली लेक देखें, जो दिल्ली के पास मेहरौली है, यहाँ पर एक लेक मिला जिसमें कहा गया है कि जो चंद्र थे उसके मतलब पावर से दक्षिणी समुद्र भी पराजित हो गया था, दक्षिण का समुद्र भी हार गया था। खैर ये सब चीज़ें तो आप ये देख लीजिए कि उसने क्या किया। उसने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली उसने क्या किया, वार भी किया है, और मैरिजेस के द्वारा चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को एक बड़ा किया। उसने स्क्रिप्ट उनको बढ़ाया, है ना। उदयगिरी गुहा लेख अगर देखेंगे, उदयगिरी वाली जो स्क्रिप्ट है उसमें भी उसके बारे में बहुत बातें की गई हैं। हम इतना ज़्यादा इसमें नहीं जाते डीप में। तो कुल अगर देखें तो समुद्रगुप्त जो चीज़ें करके आगे निकलते हैं उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और आगे बढ़ाता है। ठीक है। कि जैसे वो शकों को नहीं हरा पाए थे, वाकाटक पे कब्जा नहीं कर पाए, तो उन्होंने वाकाटक और नागसेन के साथ और कदम्बों के साथ मैरिज के द्वारा प्रपोजल किया, शकों को उन्होंने युद्ध में हरा दिया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। उदयगिरी का भी एक स्क्रिप्ट है, वहाँ पर भी मिलता है कि वो पूर्वी मालवा तक जाते हैं और वहाँ पर भी उनको डिफीट करके आते हैं, है ना, मालवा पहुँचते हैं। अगर मैप में देखें, हमने यहाँ पर मालवा की बात की थी, ये हमारा मालवा। ठीक है। तो फिर मालवा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोबारा जा रहे हैं, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड जा रहे हैं अगर वहाँ, तो मालवा में कोई डिस्टर्बेंस हुआ होगा तभी तो वो वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। तो उदयगिरी में ये भी कहते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सांची का एक स्क्रिप्ट है, वहाँ पर भी कुछ बातें की गई। तो कुल मिला के हम जो बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रगुप्त का आप अब साम्राज्य देखना चाहें, जो गुप्त साम्राज्य देखना चाहें, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, सॉरी, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है। ये यहाँ ये सिंधु रिवर है। सिंधु रिवर से शुरू होगा और ये ऊपर पूरा कश्मीर इसमें शामिल है, और ये ऐसे आएगा और ये ताम्रलिप्ति तक। ताम्रलिप्ति आधुनिक असम जो है उसको। ठीक है। और यहाँ तक जाएगा। अभी भी यहाँ पर देखना पुरुषपुर बच जाता है। बाद में हम लोग पुरुषपुर की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ तक ये जाता है, और यहाँ पर अगर देखें ये ठीक है, वाकाटकों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध कर लिए थे। ठीक है। वाकाटक यहाँ शासन कर रहे थे। तो ये जो है ना, ये इनके डायरेक्ट कंट्रोल में था।
बाकी तो वैवाहिक संबंध हो गए, दोस्ती हो गई है, लेकिन बाकी ये जो थे ना, दिस इज द एरिया, ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त सेकंड है, उसके डायरेक्ट कंट्रोल में था। तो मैप में अगर वहाँ पर आता है एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता पीरियड, तो आपको ये बताना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो ये आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। अब चूंकि कई जगह बात करते हैं, ये चंद्रगुप्त बंगाल को भी देख लेते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त के वहाँ कोई लेख नहीं मिलते हैं, मानते हैं, लेकिन कुमारगुप्त का कुछ लेख वहाँ पर मिले हैं, और वहाँ से पता लगता है कि ये गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। निश्चित रूप से चंद्रगुप्त सेकंड के काल में ये विजय की गई होगी, ऐसा माना जाता है। मेहरौली लेख से भी कुछ ऐसा ही पता लगता है, जो दिल्ली में मेहरौली के पास जो लेख मिला हुआ है, मेहरौली। तो राजनीतिक दृष्टि से देखें या पॉलिटिकल नेचर से देखें, तो ये प्रदेश गुप्तों के अधीन हो गया, और आर्थिक दृष्टि से गुप्तों को एक बहुत बड़ा ताम्रलिप्ति से क्या मिला, एक पोर्ट मिला, एक बंदरगाह मिला। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा महत्व होगा इनके लिए। इन विजयों के बाद गुप्त साम्राज्य का विस्तार देखेंगे तो हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक है ना, ये हिमालय से है, हिमालय से लेके विंध्यन, विंध्यन तक दिखेगा आपको। ठीक है, पश्चिम में सिंधु से दिखेगा आपको यहाँ से, और यहाँ पूरब में बंगाल की खाड़ी तक हो गया है ना, इधर देखिए आप, बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जाते हैं। अब इसी उसमें जब हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की भी कहीं पर बात करते हैं, लेकिन ये सूचना उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, इतना समुद्रगुप्त के संबंध में सही मानी जाती है। तो चंद्रगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ किया, ये मतलब और कहीं जानकारी नहीं मिलती। तो आप कह सकते हो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक बहुत अच्छा वॉरियर था, और इसने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसको भी बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया था, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया था, और जो अपना एम्पायर था उसको भी बहुत बढ़ाया। फायान इसकी बात करता है, इसकी बहुत प्रशंसा की है। ठीक है, क्योंकि फायान खुद इसके समय पर आया हुआ था। ठीक है, और उसको उपाधियाँ भी, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम भागवत, ये सब फायान उसकी बातें करता है, ये उपाधियाँ भी दी गई हैं। ठीक है, एक सांची लेक है, सांची लेक में देखें तो महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है। कुछ अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना, एक दो अगर आप लिख आते हैं, जो सांची का लेक है, देखिए उसमें कैसे लिखा हुआ है, संस्कृत लिखी हुई है, तो लिखा हुआ है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त से, महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त से देवराज, देवराज इति प्रिय नाम, इति प्रिय नाम। महाराजा धीराज की क्या उपाधि देते हैं कि इनके अंदर में बहुत सारे राजा थे, राजाओं के राजा थे श्री चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है। देवराज उपाधि है उनकी, देवराज उपाधि है, इति प्रिय नाम से, ये उनके प्रिय नाम थे। ठीक है, महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त देवराज जी का प्रिय नाम था। अब आप समझ सकते हैं कि सांची लेख क्या बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी उपाधियां थी, इनकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल था, साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, अब साम्राज्य किस पार्ट में बटा हुआ था, तो साम्राज्य बटा हुआ था इनका बेटा प्रांतों में, प्रांत। ठीक है, प्रांता, और जो प्रांतों का जो हेड होता था उसे बोलते थे भुक्ति, भुक्ति। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। तो देख सकते हैं कि प्रशासन ने शकों और मौर्यों को मिलाकर, या विशेषताओं को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, इसका फिर वर्गीकरण किया गया है, प्रांतों को विषय में बांटा गया, विषय, विषय, उसको विषय में बांटा गया है, जो आधुनिक जिले के बराबर है। ठीक है, तो इनको विषयों में बांटा गया। अब चूंकि इनको जब विषयों में बांटा गया है, तो आप समझ सकते हैं इसका हेड कौन होगा, विषयपति। ठीक है,
इसका हेड कौन हो जाएगा बेटा? विसायपति। तो आप समझ लीजिए कि साम्राज्य में जो विभाजन है वो शैव और मौर्यों से प्रभावित दिखता है। ठीक है। अब जिले हैं, जिले के बाद फिर क्या आएगा? हर जिले में ग्राम होंगे। तो इस प्रकार से उनका शासन चल रहा था। ग्राम, ग्राम, और इसका हेड क्या होता था? ग्रामिक। क्या, चलिए ये तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। कई कई जगह पे कुछ वर्डिंग मिलती है जो उनके बताते हैं कि कुछ अधिकारी थे, जैसे उपरिक। उपरिक, उपरिक क्या होता था? जो आजकल जो गवर्नर का काम होता है ना, वो उपरिक का काम होता है। कुमारा मात्य, कुमारा मात्य, कुमारा मात्य क्या बताता था? एक प्रशासनिक या एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। मोस्टली ये राजकुमार या उन शासन राजकुल के परिवारों से हुआ करते थे, ऐसा कह सकते हो। एक आता है बेटा बलाधिकृत, बलाधिकृता। अगर आप बलाधिकृत की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या था? ये सेना नायक हुआ करता था बलाधिकृत। फिर दंड पास अधिकृत, पुलिस का एक सर्वोच्च अधिकारी है। इसी प्रकार महा अश्वपति या पीलुपति अगर आ जाए तो महास्व लिखा जाए तो महास्व मतलब अश्व सेना का प्रधान, और पीलुपति मतलब जो एलिफेंट जो आर्मी थी उसका हेड। तो देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि चंद्रगुप्त ने एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छे से संभाला। चंद्रगुप्त शैव धर्म को मानने वाला था। ठीक है। और जैसा कि उदयगिरी लेख में बताया भी गया है कि वो वीरसेन शैव था। उनके मुख्य दरबार में कालिदास भी शैव थे, और एक बौद्ध मतावलंबी था, उसका नाम था आम्रकादम। अब आम्रकादम बौद्ध मतावलंबी था जो, और ये जो उनका जो आर्मी थे उसमें बहुत हायर पोस्ट पर भी था। अब चंद्रगुप्त सेकंड अपने पिता के जैसे ही लिटरेचर और थोड़ा संगीत से भी बड़ा मोहब्बत रखते थे। इसी तथ्य को देखें ध्यान में तो कालिदास ने कहा भी था कि स्वभाव से विपरीत लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ने उनमें वास किया है। कालिदास एक जगह पर कहते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में के स्वभाव से विपरीत लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ने उनमें वास किया। मतलब क्या कह रहा है? आप समझ रहे हो? वो ये बता रहे हैं कि उनमें अंदर क्या है, लक्ष्मी जी भी है। ठीक है, उनके लिए पौरस भी है और सरस्वती जी भी है, मतलब साहित्य से भी उनको प्रेम है। तो चंद्रगुप्त के दरबार में परंपरा के अनुसार नवरत्न रहते थे। तो नवरत्न वाला भी अपन ने, है ना, नवरत्न। अगर नवरत्न की हम लोग बात करें तो देखेंगे धन्वंतरी मिलते हैं हम लोगों को, और छपड़क मिलते हैं, अमर सिंह मिलते हैं, शंकु की हम लोग बात करते हैं, बेताल हाट की बात करते हैं, घटक पर की बात करते हैं, बारूची की बात करते हैं, बारह मिहिर की बात करते हैं। ठीक है। तो और तो ये सारी चीज़ें उसमें थी, में थी। अमर सिंह की बात करते हैं, यहाँ तक कि वीर सेन की भी बात करते हैं। ठीक है, जो उनका एक संधि विग्रह था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड ने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था। अब कई जगह पर आप देखेंगे उल्लेख मिलते हैं कि उज्जैन में एक एक परिषद रहती थी जो साहित्य का परीक्षण करती थी, और इसी से चंद्रगुप्त की रचनाओं या इसी से चंद्रगुप्त अपने साहित्यकारों को परखता था, ऐसा कह सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से देश समृद्ध था, अच्छा था, खुशहाल था। इससे सिद्ध होता है कि या कह सकते हो, इससे ये कह सकते हो कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य एक बहुत अच्छा शासक था, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा कह सकते हो आर्ट एंड कल्चर का प्रोटेक्टिव था। महरौली लेक की बात हम लोगों ने की, महरौली लेक में भी इसके शासन की बात होती है। तो ये सारे लेखों पे कोई तिथि तो नहीं मिलती। ठीक है, महरौली लेक में कोई डेट नहीं दी गई है। बंगाल की विजय की बात करते हैं, सिंधु की विजय की बात करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय की बात महरौली लेक में मिलती है। ठीक है, एक जगह पर तो कहते हैं कि विष्णुपद नाम की कोई जगह है, वहां पर उन्होंने विष्णु के लिए एक झंडा लगाया था, विष्णु ध्वज की भी स्थापना की थी। हालांकि चंद्रगुप्त के
बारे में, दक्षिण भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त का प्रभाव दक्षिण में पर्याप्त रूप से हो गया था, क्योंकि उसने वाकाटकों के साथ मैरिज कर ली थी। ये वाला मैप देखें आप, इनके साथ उसने मैरिज कर ली थी, वैवाहिक संबंध बना लिया। प्रभावती गुप्त के साथ उसके संरक्षक रूप में वाकाटकों के साथ गुप्तों की निकटता ज़्यादा आ गई, जो चंद्रगुप्त के प्रभाव को दर्शाती। इसी प्रकार अगर देखें कदम्बों के साथ भी, जब कदम्बों के पास वो कालिदास को दूध बनाकर भेजते हैं, तो यहाँ पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त स्याओ थे, कुछ कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि उन्होंने परम भागवत की उपाधि भी ली थी। परम भागवत उपाधि मतलब वो विष्णु को भी मानते थे, ठीक है। उनके कई कई सारे क्वाइन हैं जिसमें गरुण का भी आपको इमेज मिलेगा, और जो गरुण है वो भगवान विष्णु का क्या मानते हैं, उनका वाहन है, उससे वो चलते हैं। तो अब क्या कहें कि वो चंद्रगुप्त सेकंड मुख्य रूप से वैष्णव थे, क्योंकि महरौली लेख में भी वो उनको विक्रमादित्य कहते हैं, तो यहाँ से भी उल्लेख होता है कि वो शायद वैष्णव ही थे। अब फायान को अगर देखें तो फायान गुप्त शासन के विषय में बोलता है कि प्रजा सुखी थी, बहुत समृद्ध थी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। फायान जब अपने मित्रों के साथ भारत में आया था, तो ये तो पता है कि चंद्रगुप्त के काल में आया था, क्योंकि उसने कुछ डेट दी हुई है कि 399 ईस्वी में वो चाइना से चला और 414 में वो भारत का भ्रमण कर रहा था। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल दिखाई देता है। अब इसके बारे में भी कहानी है फायान के बारे में, कि फायान चीन में एक बुयुंग एक प्रांत था, एक राज्य था, वहाँ से था। और एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया, तो उसके पिता ने उसे एक पास के मठ में भेज दिया। जब वो उस मठ में गया, बौद्ध मठ में गया, तो वहाँ पर वो ठीक हो गया, और तभी से उसने अपना जीवन बुद्ध को समर्पित कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त कई जगहों पर गया था। एक बार वो खोतान भी गया था, खोतान में 14 बड़े बड़े मठ हैं, उनके लिए भी गया था। तो मेरा कहने का मतलब है, मोक्ष परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे गुप्त शासकों में, बस हमें इन शासकों को ही पढ़ना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको लग रहा हो कि कुछ और शासक भी पढ़ने चाहिए, तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैसेज बॉक्स में आपके मैसेज में देख रहा हूँ, ठीक है। गौरव ने लिखा हुआ है, सत्येंद्र का मैसेज है, कुमार का मैसेज है, तो ये सारे मैसेजेस हैं, ठीक है। लगता है कि नाइट में गर्ल्स के मैसेज कम है। रुक्मणी लिख रही हैं, नेहा का मैसेज है, कल्पना का मैसेज है, स्वाति का मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करिए, बिल्कुल। ऐप के मैसेज बॉक्स में मैसेज करना है, मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ से बातें हुई। तो जब फायन तक्षशिला पहुँचता है, तो वो 4 दिन की यात्रा करता है, फिर पुरुषपुर पहुँचता है, फिर वहाँ उसने कनिष्क के बारे में भी लिखा है कि कनिष्क का 400 फीट ऊंचा उसने स्तूप देखा। मथुरा पहुंचा, उसके अनुसार वह मध्य देश प्रारंभ हो जाता है। फायन ने इसी प्रदेश की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की, इसको उसने मध्य देश कहा है, दिस इज द मध्य देश, इसको उसने मध्य देश कहा है। अब मध्य देश में उसने कांडकुब्ज साकेत श्रावस्ती की वार्ता की है। श्रावस्ती के बारे में बोलता है कि अब नगर बहुत अच्छा नहीं रहा, है ना। तो कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली और पाटलिपुत्र भी पहुंचता है। पाटलिपुत्र को तो फायन ने भारत का सबसे अच्छा शहर कहा है। वो यहाँ का राजा प्रसाद एक बड़ा एक सभा थी, उस सभा को देखकर तो वो चकित होता है, अरे यहाँ इतना बड़ा राजप्रसाद है। सभा को वहाँ राजप्रसाद बोलते थे, जिसमें राजा अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता था। उसने लिखा है कि लगता है इसका तो निर्माण देवताओं ने किया है, मनुष्य तो कर ही नहीं सकते। फिर बाद में वो नालंदा पहुंचता है, फिर राजगृह और बोधगया का दर्शन करते हुए फिर वापस पाटलिपुत्र हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और ताम्रलिप्ति वापस पहुंचता है यहाँ पर, और ताम्रलिप्ति से अपनी वापसी का जहाज चाइना जाने के लिए पकड़ लेता है वो।
फायान ने किसी राजा का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन वह उनके शासन की प्रशंसा करता है। उसके अनुसार शासक ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। तो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले कौन थे? गुप्त हो सकते हैं। राज्य के नागरिक बहुत अच्छे बताए उसने। राजा का शासन बहुत सुव्यवस्थित था, लोग सुखी थे, लोग न्यायालय बहुत कम जाते थे, ऐसा उसने बोला है। उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर शारीरिक दंड नहीं दिए जाते, मृत्यु दंड नहीं दिए जाते हैं। कोई भी गलती करता है तो उसको अर्थदंड लेते हैं, मतलब पैसा ले लेते हैं, है ना। जो पेनाल्टी पेनाल्टी लगाते थे, वो पेनाल्टी वो इकोनॉमिकली होती थी, वो किसी के ऊपर, है ना, वो मनी के रूप में लगाते थे। भारतीय समाज के बारे में भी बहुत अच्छा बोलता है। वो बोलता है कि यहाँ के लोग अपने मेहमानों का बहुत अच्छा दिल खोल कर स्वागत करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। तो ऐसी बातें भी वो यहाँ पर बोल रहा है। उसने बोला मांस तो केवल चांडाल ही खाते हैं, और चांडाल जब शहर में आते हैं तो फिर वो गले में अपना ढोल डाले होते हैं और ढोल को बजाते हुए आगे आते हैं। लोग सुअर और मुर्गा नहीं पालते हैं, लोग जिंदा पशुओं को नहीं बेचते थे। फायर ने वैश्यों की बहुत अच्छी तारीफ की है। वो बोलता है कि वैश्य ना हो तो यहाँ के जो विश्रामालय हैं, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, है ना, वो नहीं बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा दान करते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में भी फायन बोलता है। तो फायन के अनुसार लोग खरीदारी में कौड़ियों का यूज करते थे। तो कौड़ी मतलब कौड़ियों का यूज कर रहे हैं, है ना, कौड़ियाँ बोलते हैं, कौड़ियों का यूज करते थे। अब कौड़ी क्या था? एक सांकेतिक मुद्रा एक तरीके थे। बताते हैं भारतवर्ष का व्यापार बहुत उन्नत था, जहाज निर्माण भी करते थे। और फायन तो एक जगह लिखता है कि भारतवासी ऐसे जहाज बना लेते थे, उसमें 200 250 लोग भी बैठ जाते थे। ठीक है। अब वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहता है कि यहाँ पर कई सारे रिलीजन्स के लोग थे, कई सारे रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते थे। सब लोग परलोक में विश्वास करते हैं। ठीक है। मथुरा के बारे में लिखता है कि मथुरा के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, मोस्टली धर्म ग्रंथों को पढ़ते थे। तो ये सारी चीज़ें उसने बात की है। तो फायान के से वर्णन से तो ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त का जो काल था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा समृद्धि थी, बहुत ज़्यादा सुख था। ठीक है। अब बेटा हमें राजाओं को इतना ही पढ़ना था, इतने ही राजा अपने इम्पोर्टेंट है। कुमारगुप्त भी मिलते हैं लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। अब बेटा हमें देखना है गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त, ठीक है, गुप्त प्रशासन, गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेटा जो कल अपनी 9:30 से क्लास होगी ना, टू 11 PM, उस क्लास में अपन इस गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन को करेंगे। तो आज की जो क्लास थी इंट्रो क्लास थी गुप्तन पीरियड की, लेकिन बेटा कल जो हम लोग जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, हमें गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमको गुप्तन आर्ट पढ़ना है। गुप्त आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर की वजह से, मूर्ति कला की वजह से, चित्र की वजह से। ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं बना के बताऊंगा आपको कि मंदिर कैसे होते थे, विहार कैसे होते थे, चैत्य कैसे होते थे। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम लोग देखेंगे गुप्त इकोनॉमी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त इकोनॉमी। और फिर हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन सोसाइटी। गुप्तकालीन सोसाइटी के बाद बेटा फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए? फिर हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन लिटरेचर एंड फिर हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन साइंस, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ कह सकते हो आप। तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे गुप्तकाल में रिलीजन, तो काफ़ी लंबा पीरियड है। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कैसे गुप्तकालीन या गुप्तकाल में जो जो साम्राज्य था उसका अंत होता है, वो कैसे गुप्त साम्राज्य डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे पोस्ट गुप्ता में हर्ष कैसे आता है, उसका साम्राज्य और धर्म, वो हम लोग को पोस्ट गुप्ता में देखना है। फिलहाल तो मुझे हिस्ट्री के 2 टॉपिक के लिए बोला गया है, तो फिलहाल हम लोग देखेंगे बेटा गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्ट गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपने मैसेज बोल सकते हैं, अगर आपकी कोई कोई क्वेरी हो वगैरह, बिल्कुल मैसेज में टाइप करें। बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, क्लास कल 9:30 से ही होगी, आज मैं 10 मिनट लेट था। बताइए। अच्छा, महाप्रतिहार। बेटा महाप्रतिहार एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता था कि आप उसमें बैठेंगे, आप सभा में बैठेंगे, राजा के सामने बैठेंगे, तो कुछ आपको नियम कायदों का पालन करना होगा। तो महाप्रतिहार क्या होता था? एक प्रोटोकॉल को पालन कराने वाला एक अधिकारी था। बिल्कुल बिल्कुल। दंडपासिक। दंडपासिक बेटा इसका मीन्स है जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड था ना, वो दंडपासिक था। तो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड क्या कहलाएगा? दंडपासिक। बिल्कुल। और मैसेज बताइए। बिल्कुल। बेटा ये वीडियो कल आपको मेरे यूट्यूब उस पर मिलेगा, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे। विज़न का तो बेटा आपको उसी पे मिलेगा, जो अपना सॉफ्टवेयर है ना विज़न का, उसी पर मिलेगा आपको, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे इसको देखना हो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर उसको देख सकता है, ठीक है। और बाकी आपको विज़न के उस पर मिलेगा, तो इसके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, केवल उसी को मिलेगा। हम्म। सर्वाध्यक्ष। बेटा सर्वाध्यक्ष जैसे उसका नाम ही है सर्वाध्यक्ष, सर्व मतलब सारे विभागों का जो देख रेख करता था या उनको कंट्रोल करने का काम करता था, वो सर्वाध्यक्ष होता था। हाँ हाँ। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में बेटा कालिदास का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास एक जगह रघुवंश में लिखते भी हैं कि एक जगह वो कहते हैं कि ये सम्राट इतना प्रतापी है कि इतने मतलब कह सकते हो इतने प्रशस्त शासन करता है और इतने प्रभावी इसके राज के अधिकारी हैं कि अगर जो बगीचों में शराब पीकर कोई औरत भी सोई हुई है, तो हवा की भी कोई मजाल नहीं है कि वो उसके आभूषणों को चुरा सके, हिला भी सके, चुराने की तो बात बहुत दूर है। तो कालिदास रघुवंश में बताते हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं आप गुप्त प्रशासन कितना सख्त रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, मौर्यन बेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ, इन्होंने क्या किया था जो इनका केंद्रीय, वैसे हम लोग कल इसको देखेंगे, लेकिन फिर भी ये चूंकि अनमोल का क्वेश्चन है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। फिर अनमोल फिर कहेगा कि सर मेरे क्वेश्चन रह गया। तो हाँ, परसों इकोनॉमी में भी बोल रहा था ये, तो इसका आज क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो, मौर्य प्रशासन जो था वो बहुत केंद्रीकृत था। हम्म, जबकि गुप्तों का प्रशासन क्या है, यहाँ प्रांतीय स्वायत्तता पर आधारित है, ये थोड़ा फ्रीडम दे रहे हैं स्टेट को, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर की बात यहाँ से शुरू हो रही है। जैसे अपन लोग बार बार नहीं कहते, जब केंद्र कुछ राज्यों के अधिकारों का हनन करता है तो कहते हैं संघवाद का उल्लंघन है। दिस इज द, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि राज्यों को कुछ राइट देते हैं। अब इन्होंने शासन की सुविधा के लिए क्या किया, प्रांतों को, साम्राज्य को, जो उनका साम्राज्य था उनको प्रांत में बांट दिया। प्रांत को उन्होंने देश या भुक्ति कहा। इसको मैं कुछ थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो, इन्होंने क्या किया, प्रांत में बांटा। ये पूरा साम्राज्य है, साम्राज्य का डिवीजन है प्रांत। प्रांत को वो देश या फिर भुक्ति कहते हैं, ठीक है। अब प्रांतीय स्वच्छता की बात कर रहे हैं, देश या भुक्ति का। अब अब अगर देखें कुछ प्रांतों में इनके नाम आते हैं, जैसे अवंती, ऐरण, तीरभुक्ति, पुंड्रवर्धन, बर्धमान, मगध, ठीक है। इनका शासन किसके हाथ में होता था? इसका जो शासन था ना बेटा, उपरिक के हाथों में होता था। उपरिक, ऐसे लिखना है, उपरिक, ठीक है। अब ये जो उपरिक था, या इसको कह सकते हो गवर्नर, या जैसे राज्यपाल आप कहते हो, ये मोस्टली जो उपरिक था वो क्या था, वो राजकुमार हुआ करता था, जैसे आप प्रिंस कह सकते हो, राजघराने से संबंधित होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लें। अब प्रांतों को उन्होंने फिर किस में बांट दिया? प्रांतों को उन्होंने
डिस्ट्रिक्ट में बांट दी, और इन डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने क्या दिया, विषय, और इनका हेड क्या कहलाया, विषयपति। ठीक है। अब ये पूछे इसको कौन अपॉइंट करता है विषयपति को, तो ये बंदा अपॉइंट करेगा, विषयपति इसके द्वारा अपॉइंट होगा। ठीक है, तो अपॉइंट बाई अगर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब विषय का शासन चलाने के लिए एक एक अगर आप देखें तो एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें 4 सदस्य होते थे। अब ये जो विषय है इसका एडमिनिस्ट्रेशन 4 लोगों के द्वारा चलता है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 में कौन कौन होते थे बेटा, एक तो होता था श्रेष्ठी, जिसको नगर श्रेष्ठी बोलते हैं, ये सेठों का प्रधान हुआ करता था। एक होता है बेटा सार्थवाह, फिर एक होता था बेटा कुलिक, जो कुलिक का हेड होता था, और एक होता था कायस्थों का हेड, जिसे फर्स्ट कायस्थ कहते थे। कुलिक को भी फर्स्ट कुलिक मिलेगा। ठीक है। अब ये जो 4 लोग हैं ये जहाँ बैठते थे उसके ऑफिस को बोलते थे, उस ऑफिस को बोलते थे अधिष्ठान। अधिष्ठान वैसे क्रिटिकल वर्ड है। ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आते हैं आपके आपके सिटी या नगर। नगर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अब नगर का शासन क्या होता है, वहाँ की जो लोकल जो कमेटी होगी उसके द्वारा चला जाएगा। मनुस्मृति में भी नगर का उल्लेख मिलता है कि नगरे नगरे चैकम कुर्यास्थ वर्थ चिंतकम, मनुस्मृति में लिखा है। तो जूनागढ़ लेख में भी नगर का उल्लेख मिलता है, सौराष्ट्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें उसमें क्या है। अब नगर के बाद अगर आप देखें, ठीक है, नगर पालिका होती थी एक प्रकार से, ठीक है, स्थानीय समितियाँ होती थी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद नगर के नीचे आता था ग्राम। ग्राम मतलब विलेज, सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। और इसका हेड क्या कहलाता था ग्राम का बेटा, ग्रामिक। इसका हेड ग्रामिक कहलाता था, ये गांव का मुखिया होता था। ठीक है। पंचमंडली भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है, तो आप समझ सकते हैं। अब जो अगर इसका टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने बोला था इसका टैक्सेशन, तो राज्य की आय का जो भी महत्व था, जो भी आय होती थी उसका मेन भाग आप देखेंगे तो लैंड टैक्स से आता था या भूमि कर से आता था, और ये 1/6 लिया जाता था। तो कुल है ना, कुल जोत पर 6 भाग ले लेते, छठा भाग ले लेते। इसलिए कई एक जगह पर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कहा है, षष्टांग व्रतरेपी धर्म ऐसा। चलिए इसी के साथ खत्म भी करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम को अगर आप पढ़ें तो वहां पर 1/6 टैक्स, टैक्स कितना लेते हैं, 1/6। अच्छा, इसको लिखा कैसे है कालिदास ने, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, कालिदास ने। तो कालिदास एक जगह पर बोलते हैं षष्ठांश, जो छठा हिस्सा है, षष्ठांश व्रतरेपी, व्रतरेपी धर्म ऐसा। ऐसा धर्म कहता है कि कि सम्राट को 1/6 भाग देना है। अभिज्ञान शकुंतलम में तो कई सारी चीज, चुंगी लगती थी। ठीक है, चुंगी लेने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहते थे। तो वो सब लोग हम लोग बेटा कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।
तो नेक्स्ट वी मीट, हम लोग मिलेंगे बेटा 29 दिसंबर को, ठीक है बेटा, 9:30 PM में। नहीं बेटा, आप लोगों के लिए क्लास ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगी, इसको आपको ग्रुप में ही, ये आपको ऐप पर ही मिलेगी। तो ऐप में जो अपना ग्रुप है, ग्रुप में हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाके ही ये आपको मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लास यूट्यूब पे नहीं बेटा, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे ये मिल सकती है, मैंने बोला है अजय सर को। देखिए, तो ये अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आपको मेरे चैनल पे आके देखना होगा, ठीक है। मेरे चैनल में कितने मेंबर हैं? अरे बेटा, मेरा चैनल कोई कमर्शियल चैनल थोड़ी है, मेरे चैनल पे कुछ भी डाल देता हूँ अपने मन से। बेटा इसमें कोई ज़्यादा मेंबर वेंबर नहीं है, ठीक है। अपने कुछ बच्चों के हेल्प के लिए बनाया गया, बाकी कुछ नहीं। चलिए ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बच्चों पसंद आई होगी, और बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं, गुड नाइट।